ठीक है बेटा। हाँ जी बेटे, ये देखो। मैं यहाँ से जिस जिसे पढ़ती जाऊंगी ना, आप आपकी रिवीजन भी होगी, आपको मैं बताती जाऊंगी कहाँ कहाँ से आपने इंपॉर्टेंट नोट करने हैं, ठीक है। Before the enactment of the Sale of Goods Act 1930 relating to sale and purchase of goods were regulated by the Indian Contract Act 1872। अब ये है कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना 1930, ये जब 1930 में इसको अलग से ये जब एक्ट नहीं बना था, तो तब उसके पहले ये जो एक्ट था ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसमें इसको इंक्लूड कर रहे थे। मतलब उसकी जो प्रोविजंस थी ना वो इसके ऊपर लग रही थी टोटल में, ठीक है। अब इसमें ये था कि इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है, उसके जितने भी लॉज थे, जितने भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर लग रहे थे। आप मुझे बताओगे कौन कौन से चार बेसिक एलिमेंट होते हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स माने जाते हैं, उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहने के लिए? आपने पढ़ा है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा बहुत, बताओ जरा। ऑफर, एक्सेप्टेंस, अच्छा, और? एग्रीमेंट एंड अनफोर्सेबल बाय लॉ। नहीं, मैंने बेटे आपको एक्चुअली जो पूछा है, मैंने पता है क्या पूछा है? मैंने आपसे पूछा है कि जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहने के लिए, वो क्या है? जैसे। मैम एक तो कंसिडरेशन आई हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। और? ते एक ऑब्जेक्ट आई। हाँ, लीगल ऑब्जेक्ट, लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज लॉफुल। या हाँ, ऑब्जेक्ट इज लीगलिटी लॉफुल। ऑफ द ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट इज लॉफुल, बिल्कुल ठीक है। और बोलो। और भी एंड हैं दो। कंसेंट इज फ्री, फ्री कंसेंट, यस फ्री यस कंसेंट। यस, प्री कंसेंट है। और चौथा क्या है? एंड कैपेसिटी टू पार्टी। यस, वेरी गुड, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी जो है उसमें उसमें क्या क्या आता है? साउंड माइंड। हैं? क्या आता साउंड है? माइंड पर्सन। हाँ, साउंड साउंड। माइंड पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साउंड माइंड होना चाहिए, किसी तरह का माइनर नहीं होना चाहिए। हाँ जी, क्या बोले आप मानसी, बोलना। मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए मतलब। वो कंसेंट के ऊपर आ जाएगा ना, कि अगर जब कंसेंट फ्री नहीं है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। सो कहने का मतलब आपको पॉइंट्स क्लियर हैं। इट्स गुड कि चार जो बातें हैं जरूरी, कि ऑब्जेक्ट से लेके, कंसिडरेशन से लेके, कैपेसिटी से लेके कंसेंट तक, है ना, वो सारे कंडीशंस जो कि एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को गवर्न कर रहे थे, वही सारे जो हैं वो इसमें आएंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 1930 में, जब तक कि इसका अलग से सेपरेट वो एक्ट नहीं बना था, ठीक है। अब इसमें यह है कि उन्होंने लिखा है कि 1930 सेक्शन 76 टू 123 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वर रिपील्ड एंड अ सेपरेट एक्ट कॉल्ड द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वाज पास्ड। सो ये वाले सेक्शन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थे वो सस्पेंड कर दिए गए, और बाद में फिर अपने आप में एक सेपरेट एक्ट जो बन गया, द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और ये आया कब? 1 जुलाई 1930 को। एंड जब 22 सितंबर 1963 ऑनवर्ड्स, मतलब इतने सालों बाद, 33 इयर्स बाद अराउंड, ठीक है, जो वर्ड इंडियन था ना वो भी रिमूव हो गया। तो ये बन गया आपका, पहले था इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, अब बन गया बेसिकली सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है जी। अब इसको इस नाम से बोलते हैं, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एंड दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। अब इसमें आपने साथ के साथ ये बेसिक जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है। एक मिनट बेटा, पेज आगे चला गया मेरा, 140, 147, पेज दौड़ रहे हैं। हम्म, ये देखो, सेल इज द मोस्ट कॉमन ट्रांसफर इन बिजनेस इफेक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और सेल इट इज द ओनली ट्रांसफर इन बिजनेस विच इज नॉन रिविजनरी, विच मींस गुड्स विल नेवर बी ट्रांसफर टू सेलर। मतलब इसमें वापसी नहीं होती है, इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट ट्रांसफर। जब एक बार आपने ओनरशिप और पोजेशन को ट्रांसफर कर दिया तो उसकी वापसी नहीं होनी है, ठीक है।
अब बेसिक कंसेप्ट जो इसमें हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 2 में सारे जो है लॉ के वो डेफिनेशंस कवर होती हैं, इसलिए आपको आसान रहेगा कि सेक्शन 2 जो है वो बेसिकली डेफिनेशन से डील करता है। तो इसमें फर्स्ट इज बायर की डेफिनेशन, जैसे सेक्शन 2 सब सेक्शन 1, बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स, ठीक है, जो खरीदने को तैयार है, जो खरीदार है, जो लेना चाहता है, ठीक है। सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स, जो बेचना चाहता है, जो उसमें डील करता है, जो बिजनेस कर रहा है। डिलीवरी, डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि आप उसमें, अच्छा इसमें ओनरशिप की बात नहीं की अभी इन्होंने, उन्होंने डिलीवरी की बात की है। देखो ये आजकल की जो ट्रेंड चल रहा है ना, लोग ईएमआई करवा लेते हैं, उसके साथ काफी मैच करती है बात, कि पोजेशन ट्रांसफर हो जाता है, वो गुड डिलीवर हो जाता है, लेकिन वो सेल नहीं हुई होती कई बार, ठीक है। वो अभी हम उसमें हम पढ़ेंगे, आपने अगर आपको याद हो, हमने सेल और एग्रीमेंट टू सेल, ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं, आपको याद है क्या? सेल यस एक होता मैम। है, सेल एक होता है एग्रीमेंट टू सेल, क्या डिफरेंस होता है एग्रीमेंट दोनों में? सॉरी क्या होता है बेसिक डिफरेंस, क्या होता है मैम मैम। चलो एक लाइन का? सेल तो एक्चुअल सेल हो जाती है, जेडी एग्रीमेंट टू सेल होती है वो फ्यूचर में होती है। इन हाँ फ्यूचर बिल्कुल, डेट। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। हाँ आपको याद है। तो इसमें इसका मतलब है कि जो डिलीवरी का पॉइंट है वो आपने इसको यहाँ से लेके चलना है, कि जो डिलीवरी वर्ड है ना वो एक तरह से दोनों को कवर करता है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। इनफैक्ट ये एग्रीमेंट टू सेल को ज्यादा कवर करता है, क्योंकि सेल में तो प्रॉपर्टी इन गुड्स, मतलब ओनरशिप इन गुड्स भी ट्रांसफर हो जाती है ना, लेकिन जो एग्रीमेंट टू सेल है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो उनको पूरा होने से पहले तक जो है वो, जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन ओनरशिप ना भी ट्रांसफर हो, डिलीवरी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, and include stock and shares, growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land, which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale. अब इसमें ये है कि जो गुड्स है ना, इसमें हम हर तरह की जो वो है हम लेके चलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब इन्होंने कुछ चीजों को बिल्कुल ही साइड पे कर दिया, उसको उसमें से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में से निकाल दिया। इसका मतलब है कि जो खास करके जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो एक्सक्लूड कर दी इस डेफिनेशन से। फिर एक्शनेबल क्लेम्स जो हैं वो इन्होंने निकाल दिए, और फिर मनी जो है उसको भी निकाल दिया। मनी मींस लीगल टेंडर, कि उसकी जो एक्सचेंज है उसको हम सेल नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैं इसको आपकी डिटेल में आगे लेके आऊंगी जैसे जैसे इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। और इसमें इन्होंने वो चीजें ले ली जिसको हम आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक एंड शेयर्स, क्रॉप्स, ग्रास, है ना, जो भी, या जो भी लैंड से अटैच चीजें। अब देखो लैंड से अटैच चीजें मतलब लैंड इमूवेबल है तो लैंड नहीं आएगी इसमें, क्योंकि लैंड की जो सेल है अगर हम उसको काउंटिंग में भी देखें तो वो गुड्स में नहीं ना आती, वो एसेट में आ जाती है, ठीक है। हाँ अगर रियल एस्टेट का बिजनेस है वो एक अलग चीज हो जाती है। तो इसमें इसको हम ये क्या लेके चलेंगे, जो लैंड है उसके ऊपर जो हम चीजें, जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उसको हम अपना गुड मान के चलेंगे, लैंड को नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। विच आर एग्री टू बी सीवर्ड बिफोर सेल, सीवर्ड मीन सेपरेटेड, जिसको हम की सेल के टाइम पे उससे अलग कर सकते हैं, क्योंकि तभी तो पोजेशन और ओनरशिप किसी दूसरे के हवाले की जा सकती है जब उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें नेक्स्ट है मनी मींस करंट मनी एंड इट इंक्लूड्स रेयर एंड ओल्ड कॉइन्स। अब मनी में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सर्कुलेशन में जो करेंसी है ना इसमें उसने वो बात की है, मतलब इसको उन्होंने कहा है कि इट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल ऑफ गुड्स। जो मनी है वो लीगल टेंडर है, मतलब वो क्या बनेगी, वो अपने आप में गुड नहीं है, लेकिन वो कंसिडरेशन बन सकती है ना सेल ऑफ गुड्स के लिए, अपने आप में गुड नहीं बनेगी। कंसिडरेशन मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि हम लोग या जैसे बाटर सिस्टम तो चला नहीं रहे हम लोग, तो वही लीगल टेंडर वाला सिस्टम चला रहे हैं कि करेंसी को एक्सचेंज करेंगे। हमने गुड्स खरीदे, या जैसे अगर मैं सेलर हूं तो मैंने गुड्स बेचे, तो मुझे उसकी रिटर्न में जो कंसिडरेशन मिली वो क्या मिली, मुझे करेंसी मिली, मतलब मुझे मनी मिली। सो इसका मतलब अगर मनी मेरे लिए कंसिडरेशन है किसी ट्रांजेक्शन में तो वो गुड नहीं हो सकती है। तो इसलिए इन्होंने गुड्स में मनी को एक्सक्लूड किया है, ठीक है जी। तो मनी में हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं। क्लियर है आपको ये बात, समझ आ गया? यस मैम। ओके। यस मैम। दूसरी बात है कि इसमें उन्होंने लेकिन साथ में ये कह दिया है कि जो ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स है ना उसको इंक्लूड किया हुआ है। मतलब जैसे कोई दुर्लभ सिक्के हैं, कोई पुराने हैं, तो मतलब उन चीजों को अगर किसी ने अपने पास प्रिजर्व करके रखा हुआ है उसको बेचा और खरीदा जा सकता है। जैसे आप देखो कहीं पे भी कोई एग्जीबिशन लगती है, कोई पुराने टाइम की, कोई ब्रिटिश टाइम की, या किसी की कोई बड़ी निशानी होती है कि भाई ये
उस टाइम के क्वीन एलिजाबेथ के टाइम का ये वो चीज है ना। या हम लोग तो वो जो है उसको हम जो है उसमें डील कर सकते हैं, मतलब उसको हम परचेज सेल कर सकते हैं, वो गुड बन सकती है, उसको खरीदा और बेचा जा सकता है। लेकिन जो आजकल की जो सर्कुलेशन में करेंसी चल रही है उसको नहीं ले सकते। क्लियर है बेटे? ठीक है। यस नेक्स्ट मैम। है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की इसका एक आया था, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हम इसमें क्या लेके चलेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी इसलिए इसमें कवर नहीं होती क्योंकि उसके लिए ना सेपरेट एक्ट बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आप नोट डाउन कर सकते हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है। वो जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट अलग से बना हुआ है। तो इसका मतलब जब हम सेल और परचेज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं तो उसको हम ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं लेके जाते। तो गुड्स का मतलब गुड्स ही होगा, और गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी ही आएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो नहीं आएगी। क्लियर हो गया? आगे चले। यस मैम। हाँ जी। अब इसमें आ गया एक बेटे एक्शनेबल क्लेम्स। अब एक्शनेबल क्लेम्स क्या है? यहाँ पे ऊपर था ना गुड्स की डेफिनेशन में ये अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है। तो एक्शनेबल क्लेम्स क्या है? एक्शनेबल क्लेम होता है जिसको भी हम इन्फोर्स कर सकते हैं बाय लीगल एक्शन। ठीक है। जिसको हम इन्फोर्स कर सकते हैं बाय लीगल एक्शन। आप लिख सकते हो विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय अ लीगल एक्शन और अ सूट। अब इसमें ये है कि जैसे कोई डेट है ना, तो उसमें हमने कोई एंट्री की हुई है कि क्रेडिटर ने जो है वो पैसे लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आउटस्टैंडिंग, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि आपके डेटर्स हैं जैसे, है ना। तो वो जो हैं जैसे आउटस्टैंडिंग कोई रेंट है, कोई एरियर्स ऑफ रेंट आपने लेने हैं, आप लैंडलॉर्ड हो दूसरी तरह से वो भी ले सकते हो। आपने किसी से पैसे जो हैं वो लेने हैं, या कोई इंश्योरेंस कंपनी का कोई क्लेम है। मतलब जैसे हम लोग करते हैं ना नॉर्मल लॉस, तो उसमें जो इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे को पेमेंट करनी है, तो उसका मतलब जो क्लेम है हम लोग एंट्री पास करते होते हैं इंश्योरेंस क्लेम के हिसाब से, इफ यू रिमेम्बर +1 में। तो वो वाले जो आइटम्स हैं जैसे इंश्योरेंस क्लेम हो गया, या कोई एरियर हो गया इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइक कोई रेंट हमने लेना है हमें मिला नहीं, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो किस में आएंगी? वो हमारी ये एग्जांपल बनेगी एक्शनेबल क्लेम्स। मतलब हम ऐसे क्लेम जिसके ऊपर हम लोग एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। अब ये वाली जो चीजें होती हैं इसको, अच्छा बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी इसमें आ जाता है क्योंकि वो भी अपने आप में वही शो करता है ना कि एट सम फ्यूचर डेट जो है पैसे हमारे को मिलने हैं, अगर बी आर हम ड्रॉयर है तो। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डील करते हैं, इसको हम इसमें लेते ही नहीं है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इसको हम नहीं लेते। ये वाले जो इस तरह के जो क्लेम्स होते हैं, इस तरह के ये जो हमारे, जैसे हम इसको वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू इनटू मनी वेरी इजीली, तो इसके लिए हम लोग तो कोर्ट का रास्ता ले रहे हैं ना, तो इसलिए इसकी जो डीलिंग है वो अलग से हो जाती है। समझ आ गया आपको ये तीन बातें? कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आनी है क्योंकि उसका एक्ट डिफरेंट है उसको गवर्न करने वाला। मनी जो है मनी क्योंकि हम ये हमारे लिए कंसिडरेशन है, ये नहीं आनी है। और तीसरा है एक्शनेबल क्लेम्स। तो एक्शनेबल क्लेम्स जो होते हैं वो एक तरह से उसी तरह से जैसे डेटर्स हैं, तो हम डेटर्स को इसमें उसके साथ लिंक में नहीं ले सकते, उसकी जो हमारी डीलिंग है वो अलग से होनी है। उसको हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ही लेके चलेंगे। हाँ जी। ठीक है बेटा। यस मैम। यस मैम। अच्छा, उसके बाद अब आ गया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, सेक्शन 2 सबसेक्शन 4। अब ये है इट इंक्लूड्स बिल ऑफ लीडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉरफिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट वारंट और ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ प्रूफ ऑफ द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स। आपने ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने पढ़े हुए हैं, ये कहाँ पे पढ़े थे? फाउंडेशन टाइम। नहीं नहीं बेटा, फाउंडेशन नहीं, आपके कॉमर्स के कौन से बिजनेस में मैम। कॉमर्स में मैम, ये बिजनेस में मे भी आए। बिजनेस हाँ में थे। बिजनेस में थे, जो हमारा यस। वो वाला टॉपिक था ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला, है ना, यस उसमें भी मैम। थे। है ना, वेयर हाउस वाले में भी थे। कौन क्या मैम था वैसे ये? ये फाउंडेशन की बुक है ना? हाँ जी हाँ जी। मैं उसी से ही अभी लिया है। मेरे को फाउंडेशन। ये है कि आपको थोड़ा सा पहले बेस डेवलप हो जाएगा ना, फिर इसकी हम आगे वो कर लेंगे। क्योंकि इंस्टीट्यूट तो सेम ही है ना, उन्होंने आपको इसमें वो ही दिया है, इसी की एक्सटेंशन ही उसमें दी हुई है, तो ये वाली जो बातें हैं ना ये आपकी अपनी बुक्स में रिपीट होनी है। तो थोड़ा सा आपकी एक वो हो जाएगी ना पॉलिशिंग। आपको पता तो होगा ना आपने बेसिकली पढ़ा क्या था, मुझे नहीं क्लियर है कि आपने अपने टाइम पे इनमें से इसकी कितनी को क्लैरिटी आपके पास थी इस टॉपिक में। ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा ओके मैम। बताओ कि ये बिल ऑफ लीडिंग, डॉक वारंट, ये क्या थे?
कोई भी एक बताओ, कोई भी एक डॉक्यूमेंट, या रेलवे रिसीट, या कोई भी। मतलब ये डॉक्यूमेंट किस चीज का प्रूफ था? मैम ये शिपमेंट वगैरह जो होती हैं उसकी। हाँ जी, कैसे? बोलो। मैम जो शिप की मतलब लाने जाने में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मैम वो है। हाँ बिल्कुल ठीक है। बात मैं पता क्या पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट थे, ये क्या डॉक्यूमेंट ऑफ पोजेशन थे, या ये डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप थे? अगर किसी के पास, आपको याद होगा हम मैम लोग करते डॉक्यूमेंट ऑफ पोजेशन। हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ पोजेशन। ध्यान से नहीं सोचो, थे मैम। क्योंकि ना, आपको याद है हम कई बार वेयर हाउस के चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि अगर किसी ने अपने जो डॉक वारंट है या कुछ है, अगर उसको इशू हुआ हुआ है, तो उसने अगर सामान वहां से सेलर ने नहीं उठाया, तो फिर वो वहां से उठाए बिना भी उसको बेच सकता है। सीधा ही वो एक अपना जो है डॉक वारंट या रेलवे रसीद दूसरे को इशू कर देता है, उसे पैसे ले लेता है। ऐसे पढ़ा था ना, याद यस है? मैम। तो फिर यस अगर मैम। ऐसे तो फिर अगर ऐसे हो सकता है, तो फिर इसका मतलब है फिर ये डॉक्यूमेंट ऑफ पोजेशन होगा कि डॉक्यूमेंट ऑफ ऑनर है ओनरशिप होगा? मैम, ऑनर डॉक्यूमेंट है ऑफ मैम। ओनरशिप। ओनरशिप बनेगा, है ना? आप ये देखो ना, ऊपर यस उन्होंने जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स दिया है, तो उसी उसका मैम। मतलब यही है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब है कि ओनरशिप, टाइटल जो है वो एंटाइटलमेंट या ओनरशिप के साथ डील करता है, तो ये उसी के एग्जांपल है। ठीक है। यस मैम। हाँ जी। अब ये देखो, अब नेक्स्ट है बेटे, फ्यूचर गुड्स कौन से होते हैं? अब जो आपने पीछे अभी देखे हैं, वो तो वो गुड्स हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसको सेलर ने कहीं पे स्टोर करवा के रखा हुआ है, उसके पास अपना वेयर हाउस नहीं है, तो उसने किसी पब्लिक वेयर हाउस में रखा, जिसके एवज में उसको ये वाली रसीद वगैरह इशू हुई है। ऐसे ही है ना? ठीक है। तो ये जो है मैम फ्यूचर। मैम हाँ मैम जी, बोलो बोलो बेटे। मैम डिफरेंस बिटवीन टाइटल शोइंग टाइटल ऑफ सॉरी डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स एंड डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स, क्या डिफरेंट दोनों में? दोबारा बोलना, इसमें दिया हुआ है। मैम नो मैम, इसमें दिया नहीं, वैसे इस फाउंडेशन का एक क्वेश्चन था पीछे हाँ बैक में, एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलो बोलो, क्या था? उसमें था डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स एंड हाँ, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ मैम? डॉक्यूमेंट शोइंग टू टाइटल टू गुड्स एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। ऑफ टाइटल टू गुड्स, यस मैम। ये आप मेरे को क्वेश्चन लिख के भेजना, मैं आपको बताती हूँ। डॉक्यूमेंट ऑफ और टाइटल टू मेरे पास गुड्स को, फाउंडेशन की बुक नहीं है ना, फाउंडेशन की। नहीं नहीं, आपको क्वेश्चन तो याद है ना? चलो कोई नहीं, मैं इसमें से देख लूंगी, कोई चक्कर नहीं है, डोंट वरी। यस मैम। मैं इसमें से देख लेती हूँ। ये सलोनी को मैं एडमिट करी हूँ, ये एडमिट नहीं हो रही। हाँ जी। समीर, आपको पता है ये जो पूछ रही है निशु? आप बताओ। मैम ये कोई सर्टिफिकेट ਤੇ ਬਿਲ ਆਫ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ही। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। कोई फोर्थ या नहीं, फिफ्थ एमसीक्यूज होना। ठीक है, कोई नहीं, आई विल टेल यू। ਇਹ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਟੇ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ओके। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, आई विल टेल यू, ओके मैम। डोंट वरी। हाँ। ते नेक्स्ट है बेटे फ्यूचर गुड्स। हम फ्यूचर गुड्स जो हमने पीछे किया है ना अभी, ये जो अभी मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ये जो गुड्स हैं, दीज आर द गुड्स विच आर एक्चुअली इन एग्जिस्टेंस। इनको स्टोर करके रखा हुआ है ना, वेयर हाउस में। अब जो ये वाली गुड्स की बात हो रही है, सेक्शन 2 सब सेक्शन सी, ये है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसमें कोई एग्जांपल आप बता सकते हो? इसमें फ्यूचर गुड्स हमने, इसका क्या मीनिंग हो सकता है? गुंजन, आप हो क्लास में? क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, बोलो। क्लोजिंग स्टॉक। मैम क्लोजिंग स्टॉक लाइक नहीं नहीं नहीं, सेंट। क्लोजिंग स्टॉक नहीं आना बेटे। यस ये मैम। ये बात कुछ और है। ध्यान से देखो, फ्यूचर गुड्स क्या है? जो गुड्स अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट फ्यूचर में एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे, उसकी उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। गुंजन, आपको पता है फ्यूचर गुड्स कौन से होते हैं? पता है इसमें क्या है? इसमें ना एक होती है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में ना तीन तरह के गुड्स होते हैं।
इनफैक्ट हाँ, तीन तरह के होते हैं। जैसे फर्स्ट होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है, आप अपने पास नोट कर लो एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स जो होते हैं ना, उसका मतलब होता है कि जैसे किसी के पास कोई चीज है, जैसे शॉप पे जो चीजें लगी होती हैं डिस्प्ले के लिए, तो उसमें से आप कोई गुड्स जो है वो बेचा जा रहा है, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीवी का शोरूम है, उसने शॉप पर 4 टीवी लगा के रखे हुए हैं, तो वो जो टीवी हुए या जैसे एलसीडीज हुई, वो एग्जिस्टिंग गुड्स होगी ना, जो कि जो बेच रहा है सेलर के पोजेशन में भी है और उसकी ओनरशिप भी है। समझ आई बात? ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. दूसरे दूसरे होते हैं बेटे फ्यूचर गुड्स। और फ्यूचर गुड्स जो होते हैं ना, ये वो होते हैं जो गुड्स अभी सेलर के पोजेशन में नहीं है एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो उसको मैन्युफैक्चर कर लेगा या प्रोड्यूस कर लेगा जब कॉन्ट्रैक्ट हो ठीक जाएगा। है। ठीक है। जैसे वो, ठीक। जैसे देखो, किसी कोई ना, जैसे पोल्ट्री फार्म है किसी का, ठीक है, मिस्टर एक्स का पोल्ट्री फार्म है, और वो वाई के साथ ये एग्रीमेंट कर लेता है कि उसके पोल्ट्री फार्म में मतलब 500-600 हैंस हैं। तो वो कहता है कि मैं तेरे साथ एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि जितनी भी मेरी 500 मुर्गियां जो जो अंडे देंगी, है ना, इनकी जो यील्ड होगी, अंडों की फॉर्म में होनी है ना यील्ड, तो मैं इस फिक्स्ड प्राइस पे मेरे साथ तो डीलिंग कर लो, तो मैं आपको ये सारे जो भी एग्स होंगे जो मेरी 500 मुर्गियां देंगी, वो मैं आपको ही बेचूंगा। तो मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसके लिए हो गया? ये सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स के लिए हो गया ना। अभी अंडे है थोड़ी है। समझ आई बात? Yes, फ्यूचर ma'am. गुड्स क्या होते हैं, Yes, पता ma'am. चला? ठीक है। Yes, यस मैम। ma'am. अच्छा, एक तीसरी टाइप और भी होती है बेटा, एक होते हैं कंटिंजेंट गुड्स। वो भी लिख लो अपने पास। कंटिंजेंट गुड्स जो होते हैं ना, वो होते तो फ्यूचर गुड्स ही हैं, लेकिन ये जो गुड्स होते हैं ना, ये सेलर इसके ऊपर कुछ पक्का नहीं कह सकता। मतलब वही कंटिजेंसी क्या होती है, इवेंट है ना, जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो इसमें क्या है कि इसमें जो सेलर है ना, जैसे आप कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल कोई शिप आ रही है ना, हम लोगों ने ये इंश्योरेंस में भी किया हुआ है, बिजनेस रिस्क में भी पढ़ा हुआ है कि जैसे मेरीन इंश्योरेंस की बात हम लोग करते हैं, है ना, वहां पे ये है कि अगर अगर मैं आपको कहूँ कि ठीक है, मैं तुम्हारे को ना 100 यूनिट्स किसी चीज के बेचूंगी, जो कि मैं मंगवा रही हूँ बाहर से, चाइना से मंगवा रही हूँ, और वो अगर मेरी वो गुड्स जो हैं वो बॉम्बे पोर्ट पे पहुंच जाती हैं सेफली, तो वो गुड्स जो है मैं तुम्हारे को बेचूंगी। मैं तुम्हारे साथ ये एग्रीमेंट कर रही हूँ सेल का। अब ये किन गुड्स के लिए मैं कर रही हूँ? इसको मैं क्या बोलूँ? क्या वो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं या वो फ्यूचर गुड्स हैं? क्या इन दोनों कैटेगरीज में ये वाले गुड्स फॉल करते हैं? जो गुड्स अभी मेरे हाथ में ही नहीं है, ठीक है, पर वो गुड्स हैं तो हैं, एग्जिस्टेंस में तो हैं, बट अभी मेरी पोजेशन में नहीं है, तो मैं उन गुड्स के लिए क्या बोलूंगी? मैं यही कह रही हूँ ना कि डिपेंड करता है कि अगर वो सेफली बॉम्बे पोर्ट पे उतर जाते हैं, तो उस केस में ये सारे के सारे गुड्स मैं तुम्हारे को दे दूंगी। इसका मतलब कि अगर वो गुड्स डूब जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है, तो फिर तो वो गुड्स मैं नहीं बेच सकती। ये कंडीशन भी साथ के साथ चल रहा है ना। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, किस कंडीशन के या टर्म के साथ जुड़ा है? इट डिपेंड्स अपॉन कि अगर वो गुड्स सेफली पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। तो अगर वो पहुंच जाएंगे सेफली, तो इसका मतलब वो गुड्स मैं आपके साथ जो मैं डील कर रही हूँ, एग्रीमेंट कर रही हूँ, मैं आपको सेल कर दूंगी। लेकिन अगर वो गुड्स जो है रास्ते में कहीं मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डूब जाते हैं, नहीं पहुंचते, वट एवर, तो फिर उस केस में मतलब मैं आपको बाउंड नहीं हूँ कि मैं आपको वो गुड्स दूंगी। ठीक है, मैं दे ही नहीं सकती क्योंकि वो गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हो गई है। समझ आई बात आपको? पता चला बेटे? यस मैम। तो इसलिए हाँ ये जी वाली मैम। टाइप ऑफ गुड्स आती है ना, ये वाली कैटेगरी, इसको ना तो हम एग्जिस्टिंग गुड्स कह सकते हैं और ना हम इसको फ्यूचर गुड्स कह सकते हैं। क्योंकि एग्जिस्टिंग गुड्स में ये है कि पोजेशन और ओनरशिप दोनों होती हैं सेलर के पास। फ्यूचर गुड क्या है? उसके पास पोजेशन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो उसको प्रोड्यूस करने की बात करता है, और जहां से वो प्रोड्यूस होने या मैन्युफैक्चर होने हैं, उसके लिए वो वाला वो प्रोडक्शन यूनिट या वो चीज उसके हाथ में है। जैसे पोल्ट्री फार्म है तो हेंस उसके पास है, ठीक है। अब जो कंटिजेंट गुड्स है, उस केस में उसके पास जो है वो एक्विजिशन है ही नहीं गुड्स की, मतलब पोजेशन है ही नहीं, ठीक है। तो उसको खुद ही नहीं पता उसके हाथ में वो गुड्स आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है, अनप्रडिक्टेबल है। तो ये तीन कैटेगरीज हैं। क्लियर हो गई आपको? यस मैम। पता चल गया? गुंजन, पता चल गया आपको बेटे? आगे चले? Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट है बेटे, नेक्स्ट देखो, प्राइस। प्राइस में आएगा, प्राइस मींस द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसमें ये वो बात करें कि हम लोग जो
पैसे पे करेंगी, है ना। तो प्राइस जो है वो, इसको प्राइस को लेके भी ना काफी कुछ है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। ये मीटिंग जब एंड हो जाएगी ना तो मैं आपको लिंक भेजूंगी, इसी लिंक से फिर आप दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो जो प्राइस है ना, प्राइस में ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग फिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं, जिस तरह से कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, या कोई जो प्रीवियस डीलिंग हुई हो हमारी आपस में, उस प्रीवियस डीलिंग को हम लोग बेस बना सकते हैं कि पिछली बार जितने में बेचा था उतने में बेचेंगे। आमतौर पे जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनके साथ यही होता है, वो कहते हैं ना हमारे को तो आप उतने में ही दो जो पहले आप हमारे से प्राइस चार्ज कर रहे थे, ठीक है। ये हो सकता है। और एक ये भी डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उस टाइम पे क्या चल रहा है। अच्छा, कई बार जो प्राइस है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी फिक्स हो जाता है, किसी चीज को राशनिंग कर देती है गवर्नमेंट कि इसके ऊपर आप प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। सो मतलब ये सारी जो चीजें हैं ना, ये हमारी प्राइस में आ जाती है। मैंने आपको जस्ट बेसिक सी बात बताई है। यहाँ पे प्राइस का मतलब है मनी कंसिडरेशन, जो हमने पीछे मनी की बात की थी ना। क्योंकि मनी को हम कंसिडरेशन के फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसलिए हम लोग मनी को, मनी में परचेज सेल जो है वो यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 11। प्रॉपर्टी मींस द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेयरली ए स्पेशल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि आप इसमें ये लेके चलो कि जैसे प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप ऑफ द गुड्स, ठीक है, सिंपली स्पीकिंग। यहाँ पे आगे डिटेल्स इसकी आएंगी, फिर हम उसमें ना हर चीज की डिटेल आगे आगे करेंगे। सो इसमें उन्होंने कहा है कि जो ओनरशिप की बात हम लेके चल रहे हैं, कोई हमने लियन एक्सरसाइज नहीं कर रहे कि हमने किसी चीज को अपने कब्जे में लेके रखा हुआ है, तो वो हमारे लिए उस सेंस में प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है जी। सो इट मींस ट्रांसफर ऑफ द जनरल प्रॉपर्टी और ओनरशिप, ठीक है जी। इसका मतलब है अगर हम ट्रांसफर ऑफ पोजेशन कर देते हैं, वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। मेयर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज सेल। तो जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मींस ओनरशिप राइट्स ऑफ द गुड्स, ठीक है जी। अगर हम बात करें ना कि स्पेशल प्रॉपर्टी, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि हमने किसी, हो सकता है किसी कार के टेम्पररी पीरियड के लिए किसी चीज को अपने कब्जे में रखा हुआ, पोजेशन में रखा हुआ, उसको हम इसमें नहीं लेके चलेंगे। मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहा, मैं उसकी किसी चीज को अपने कब्जे में लियन एक्सेस करके अपने पास रखा हुआ है। अब मैं ये नहीं मैं कर सकती कि भाई मैं उसको बेच दूं आगे, क्योंकि वो मेरे पास सब चीज पड़ी हुई है, पर मेरे पास उसका ओनरशिप नहीं है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटे इसमें स्पेसिफिक गुड्स, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14। इट मींस गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। तो मतलब अब ये जो स्पेसिफिक गुड्स है ना, ये एग्जिस्टिंग गुड्स की सब कैटेगरी है। मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स के आगे ना आप लिख लो, जैसे एरो बना के, तीन आएंगी गुड्स आपके पास। एक होंगी स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है, एक होंगी असरटेन्ड गुड्स, दूसरी होंगी अनअसरटेन्ड गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स हो गई, ठीक है, एक होगी असरटेन्ड गुड्स, और फिर तीसरी होगी आपके पास अनअसरटेन्ड गुड्स, या जेनेरिक गुड्स भी कहते हैं जिसको। स्पेसिफिक गुड्स जो है वो, जैसे उन्होंने बोला, स्पेसिफिक गुड्स का मतलब है जिसको बायर और सेलर ने आइडेंटिफाई कर दिया और एग्री कर लिया, अभी ये वाली गुड्स हमने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब जैसे आप किसी रेफ्रिजरेटर के शोरूम में गए, है ना, तो वहां पे जो सेलर है उसके साथ आपने उसने आपको दिखाया पूरा शोरूम, आपने रेफ्रिजरेटर देखे कि आपने कौन सा लेना है, तो आपने 300 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर जो है खास एक ब्रांड का, जैसे वर्लपूल का या एलजी का, सिलेक्ट कर लिया। उसके ऊपर उसका नंबर भी लिखा हुआ है जो भी है। अब उसके जैसे पांच छह और रेफ्रिजरेटर भी दिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट उसमें, सॉरी शोरूम में। तो लेकिन आपने जिस चीज के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट के ऊपर ही जो है वो एक बन गया है एग्रीमेंट। अब सेलर भी जो बाउंड हो गया, उसने वही बेचना है, और आप भी, कि आपने वो सिलेक्ट किया है तो आपके लिए उन्होंने साइड पे रख दिया, जैसे कि आप वो खरीदेंगे, ठीक है जी। तो वो गुड आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया और एग्री अपॉन भी कर लिया, ठीक है, कि हम ये खरीदेंगे। क्लियर है स्पेसिफिक गुड्स, पता चल गया। यस यस मैम। मैम। हाँ। एंड उसके साथ ही जो सेकंड मैंने बताया वो है असरटेन्ड गुड्स, मतलब सर्ट, ASCERTAINED, असरटेन्ड गुड्स। इसमें ये है तो स्पेसिफिक गुड्स ही हैं, लेकिन इसको हम लोग बाद में इसको जैसे उसमें लेके चलते हैं कि ये वो गुड्स हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब बन गया, फिर आपने उसको लॉट्स में जो है अपने लिए अलग से सिलेक्ट किया, जैसे आपने डिफाइन कर दिया कि मेरे को ये वाले गुड्स चाहिए, ठीक है। उसका जो ऑपोजिट है वो है अनसर्टेन्ड गुड्स, मतलब जिसको आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है
जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको आप डिफाइन करते हो सिर्फ डिस्क्रिप्शन से। असर्टेन्ड गुड्स का पता कैसे है, जैसे मैं आपको एक आम सा एग्जांपल बताती हूँ। असर्टेन्ड गुड्स होते हैं जैसे आप ना सब्जी मंडी में जाते हो, वेजिटेबल मार्केट में, वहां पे जब आप किसी से भाव बनाते हो, किसी सब्जी वाले से या फ्रूट वाले से कि हाँ जी क्या रेट लगाना है आपने, उसने बोला हाँ जी ऐसे ये रेट लग जाएगा, आपने कहा नहीं नहीं, आप नेगोशिएट करते हो, फिर एक फाइनल रेट पे आप आ जाते हो। जब एक फाइनल रेट पे आ जाती हो फिर आप उसमें से ना वो जो प्रोडक्ट वो गुड्स है वो चुनना शुरू करते हो, उसको बोलते हैं असरटेन्ड गुड्स। ठीक है, जब आप खुद सिलेक्ट करते हो, जैसे फ्रूट का एग्जांपल लेते हैं, आपने एप्पल्स जो है वो चुनने शुरू कर दिए, आप कहते हो नहीं ये वाला ठीक नहीं है, ये मत रखो, ये दाग लगा है, ये ऐसे ये वैसे ऐसे। अब आपने जब उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया मैंने तुमसे खरीदने हैं, तो उसके बाद जब आप उसको चुनते हो तो उसको हम फिर तब वो बोलते हैं कि अब ये गुड्स कौन से बन गए, असरटेन्ड गुड्स बन गए। ठीक है, अब आप खुद लॉट्स में या उसको चुन रहे हो, अपने से अलग कर रहे हो कि मेरे को कौन कौन से चाहिए। और अनसेंट असरटेन्ड कौन से हैं, कि जब आपने किसी के साथ भाव तोल तो कर लिया कि हाँ ठीक है हम आपसे खरीदेंगे, आपने मे बी इसमें से कुछ, जैसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने राइस खरीदनी है ना, बासमती राइस खरीदनी है, तो आपने उसमें से कुछ भी जो है वो डिस्क्रिप्शन दे दी कि हमारे को ना मार्कफेड की बासमती राइस जो है ना वो आप इतने बैग जो आपने हमारे को देने हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि जब आपने एक डिस्क्रिप्शन दे दी ना, तो वो उसमें आप खुद नहीं लगे हुए चुनने के लिए, तो तब वो उस टाइम तक वो जो गुड्स थे वो अनअसरटेन्ड गुड्स होंगे। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया बेटे? यस मैम। हाँ जी। अभी ना 3-4 मिनट्स रह गए हैं मीटिंग एंड होने में, तो मैं आप नए लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके बेटा।